And here we go. This is Rishabh mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for RTP sessions. ये आपका RTP सेशन है. ये RTP is relevant for the June 2023 attempt. अब सुनो, RTP से आप एनालाइज क्या करते हो? इस अटेम्प्ट के RTP से आप क्या एनालाइज करोगे? इस अटेम्प्ट के RTP में जो टाइप का क्वेश्चन दिया है और पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी में जो टाइप का क्वेश्चन दिया था, अगर आईसीए को पूछना है तो लगभग वो सेम टाइप से क्वेश्चन पूछेगा. इसका एक अच्छा एनालिसिस वीडियो मैं जल्दी आपके लिए ला रहा हूं. इट विल बी रिलीज सून कि हाउ टू एनालाइज आरटीपी एंड प्रिडिक्ट सीए फाउंडेशन का पेपर. लेकिन वो अकाउंट स्पेसिफिक रहेगा, मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए कमेंट नहीं कर रहा हूं. ओके, सो आज का आरटीपी आपका सबसे पहले स्टेट विद रीजन ट्रू एंड फॉल्स. अब देखो बेटा, थियरी एक ऐसी चीज है जो आपका अकाउंट्स में आई विल से अनप्रिडिक्टेबल है. आई विल ऑलवेज से थियरी एक ऐसी चीज है जो अनप्रिडिक्टेबल है, एक्सेप्ट 4 मार्क की, जो कि किस पे बेस्ड है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 4 मार्क का इज प्रिडिक्टेबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसके अलावा अकाउंट्स में कोई थियरी प्रिडिक्टेबल नहीं है. तो आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड कहां होना चाहिए? प्रैक्टिकल पोर्शन पे. आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड होना चाहिए प्रैक्टिकल पोर्शन में, बिकॉज थियरी एक ऐसी चीज है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है फॉर श्योर, एक्सेप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो अब prior period items need not be separately disclosed in the current statement of profit and loss account. अब आप इसका रीजन पढ़ो एक बार. आप रीजन पढ़ोगे, prior period items should be separately disclosed. ये हमने 12th में सीखा हुआ है. जो आइटम्स करंट ईयर के नहीं है उनको करंट ईयर के साथ मर्ज करके नहीं दिखाना पड़ता है, उसे अलग से दिखाना पड़ता है प्रायर पीरियड आइटम्स. और हमने 12th में ही पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के अंदर प्रायर पीरियड आइटम्स आते हैं जो हमें हमेशा अलग से डिस्क्लोज करने पड़ते हैं. ओके, सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट ए एक्सपेंस. बिल्कुल, अगर आपने सैलरी एडवांस में पे की है तो वो खर्चा है क्या? नहीं, वो एक एसेट है. क्लियर? वो क्या है? एक तरह का आपके लिए एसेट. परफेक्ट. ये ट्रू है, ये फॉल्स है. अब देखो, ये आपके बेसिक्स पे है कि भैया सैलरी एडवांस एक्सपेंस तो नहीं है. हाँ, परफेक्ट, एक्सपेंस नहीं है. क्लियर? इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट द एरर्स. अगर एक एरर जो आपने किया है दूसरा एरर उसको कैंसल आउट कर देता है, तो क्या ये कंपनसेटिंग एरर है? हाँ जी सर, ये तो कंपनसेटिंग एरर है. एंड क्या कंपनसेटिंग एरर पे ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होता है क्या? नहीं सर, कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा ना, डिसएग्री थोड़ी होगा. पूरी लाइन ध्यान से पढ़ो तो आप थर्ड का आंसर देख सकते हो. द आंसर इज फॉल्स बिकॉज ट्रायल बैलेंस विल अग्री. कंपनसेटिंग एरर क्या रहते हैं? वो एरर जो आपस में एक में को कैंसिल आउट करते हैं और इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड. इसलिए कंपनसेटिंग एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होता है. ये आपका बेसिक्स है जो हम क्लास में डिस्कस करते भी थे. ओके, द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है. बाय प्रोडक्ट का सेल कहां जाता है? ट्रेडिंग में जाता है. बोलो, बाय प्रोडक्ट का सेल कहां जाता है? आया, टक टक ढक 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 ढक. द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. इसलिए तो बेटा बाय प्रोडक्ट किस पे वैल्यू होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू होता है. एंड बाय प्रोडक्ट हो या स्क्रैप हो, मैं आपके लिए एक और चीज लिख दिया, स्क्रैप का सेल हो जो मैन्युफैक्चरिंग से निकला है या बाय प्रोडक्ट का सेल हो, ये दोनों ही कहां दिखते हैं आपको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपको फिनिश गुड्स का सेल दिखेगा. आपको किसका सेल दिखेगा? फिनिश गुड्स का सेल दिखेगा. अच्छा, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया, ये भी क्लास लिंक्ड है. अब ये भी आपका क्लास लिंक्ड है. अब ये देखो,
ये कभी आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, ये डिस्कशन में आता है। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल, अगर कंसाइनमेंट में सेल हो गया है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। मैं बात बताओ, जब मैं माल भेजता हूं, क्या कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या? कभी नहीं, कंसाइनी को कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसका आंसर फॉल्स है। ये है, ठीक है भाई साहब। मेरे और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, वो से मेरे बिहाफ में गुड बेच रहा है, दैट्स इट। द प्रॉब्लम ऑफ रेडिंग अराइजेस, मतलब रेडिंग अराइज कब होता है? व्हेन ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट इज क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करंट, इज आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट करंट। मैं बात बताओ, अकाउंट करंट 31 मार्च है और अगर ड्यू डेट 4 अप्रैल है, तो क्या रेडिंग लग जाएगा क्या? हाँ सर, जब ड्यू डेट आपकी अकाउंट करंट की डेट से आगे चले जाती है, रेडिंग लगता है, बिल्कुल लगता है। द आंसर इज ट्रू। द नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो, अरे लॉजिकली सोचो सर, हमने सोच लिया, चलो ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स। सर हमने तो सोच लिया, आ जाओ, कहा गया इसका, ये रहा। अच्छा सर, हमको तो समझा ही नहीं कि फॉल्स क्यों लिखा, और यहां पे लिख रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे बाबा, वोकेशन एक्टिविटीज जो रहती है ना, वो प्रॉफिटेबल वेंचर्स के लिए नहीं होती है, वो होती है चैरिटेबल के लिए, ठीक है। सो ये एक अनप्रिडिक्टेबल थियरी पर्सपेक्टिव है जो आपके सामने आया है। अब देखो, आप अगर इससे लोड लेके बैठोगे तो आप गधे हुए, फिर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। उसका रीजन क्या है? क्लियर? उसका रीजन ये है कि थियरी बहुत ज्यादा है, वो आपके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे आपको टेस्ट करेगा हमेशा। सो 20 में से कहीं ना कहीं आपको 12 मार्क्स तो थियरी में मिल जाएंगे। ओके, अब आपका मेन टारगेट होना चाहिए 80 में से 60 लेना, 80 में 70 लेना, अपना स्कोर पुश करना 88, 90, 95 तक। देखो, आप प्रैक्टिकल में अगर मार्क्स नहीं गवाए ना, तो थियरी आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। अच्छा, ये एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बीसीके पे बेस्ड है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में। कितने टाइप के एक्सचेंज है सर? 2 टाइप के एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी। अगर कोई कंपनी बीएससी पर है, क्या वो लिस्टेड है क्या? हाँ। कोई कंपनी एनएससी पे, क्या वो लिस्टेड है क्या? हाँ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि लिस्टेड कब होती है? जब सिर्फ एनएससी पे रहती है क्या? नहीं सर, एनएससी प्लस बीएससी दोनों पे हो तो भी चलेगा, किसी एक पे हो तो भी चलेगा, ठीक है। पार्टनर्स कैन शेयर प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। अरे जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अच्छा, आपने अभी 9 पॉइंट सॉल्व किए, जिसमें से आई विल से आपको ये वोकेशन वाला नहीं जमाऊंगा, मैंने मान लिया, ठीक है। 9 में से 8 तो जमे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट यार। आपको ये समझना पड़ेगा, आप इस चीज का प्रेशर लेके नहीं बैठ सकते, इस चीज का प्रेशर लोगे आपका प्रैक्टिकल बिगड़ेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब आपके सामने क्वेश्चन है, डिस्कस द लिमिटेशन टू बी केप्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया विंडो ड्रेसिंग रहती है, हिस्टोरिकल डेटा रहता है, ब्ला 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 ब्ला, ये अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न, ये एक अजम्पशन है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। एंड कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। ये दोनों के बीच का अजम्पशंस और हिस्टोरिकल कॉस्ट एक प्रिंसिपल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। जो चीज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, उसका वैल्यू कर सकते हो क्या? नहीं। अब मैं आपको एक बात बताऊं,
आप मेरे पिछले अटेम्प्ट की थियरी खोल के देखना, उसमें ये क्वेश्चन प्रोबेबली कवर्ड है। जो इस अटेम्प्ट की आरटीपी में आया है वो मैंने ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट जो चाणक्य बैच था उसका थियरी सेशन जाके देखना, आपको दिख जाएगा ये सेम क्वेश्चन। और उसमें प्रोबेबली मैंने आपका गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कंसेप्ट भी कवर किया हुआ है। तो वहां पे जो मैंने कवर किया था दैट वाज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसी से इस अटेम्प्ट का आरटीपी भी है। क्लियर? तो आरटीपी कोई नई चीज नहीं है, ये सेम चीज कवर होगी, कोई दिक्कत नहीं, और हमेशा ये सेम चीज चलती रहेंगी। देयर विल बी नथिंग न्यू, आपको स्ट्रेस फ्री रहकर काम करना है। ओके उसके बाद बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रिपरेशन, ठीक है, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। फिर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये सेम आंसर मैंने वहां कवर किया हुआ है। गोइंग कंसर्न कवर्ड, कॉस्ट कंसेप्ट कवर्ड इन क्लास ओनली, जब मैं अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल पढ़ा रहा था। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू, आपको सिर्फ कैपिटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री डैमेज बाय फायर। इन्वेंट्री बिजनेस लिंक्ड है। नॉर्मली 99% सिनेरियो में जो भी बिजनेस लिंक्ड रहता है उससे लिंक्ड रिसीट और उससे लिंक्ड एक्सपेंसेस, दैट इज रिसीट और आउटफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। तो मेरी इन्वेंट्री बिजनेस के गुड्स से लिंक्ड है तो उसका इंश्योरेंस भी उसी से लिंक्ड हो जाएगा, सो इट्स अ रेवेन्यू। ओके क्लियर है? यहां पे सबको रेवेन्यू रिसीट होना चाहिए, यहां पे क्यों एक्सपेंडिचर लिखा है पता नहीं। इंश्योरेंस क्लेम है ना बाबा, ये रेवेन्यू रिसीट होना चाहिए। ओके, अमाउंट स्पेंट ऑन द लॉयर फीस टू डिफेंड द सूट दैट इज इन द फर्म्स फैक्ट्री दैट बिलोंग्स टू द प्लांटिफ लैंड। अरे भाई साहब, एक लैंड बचाने के लिए आपने केस किया हुआ है। अब मैं बात बताओ, कितने केसेस चलते रहते हैं? बहुत केसेस चलते रहते हैं लैंड पे। अब हर केस को आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे तो भाई साहब नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, ये शायद यहां पे आंसर्स में कुछ एरर है, आई एम नॉट श्योर, ये आंसर्स को मैं हटा रहा हूं। आप अब भी उठाओ अपनी बुक, आप अब भी अपना मॉड्यूल उठाना और आपके मॉड्यूल में चेक करना, ये आपके मॉड्यूल से आया हुआ है, ये आपके मॉड्यूल से आया, ये आपके मॉड्यूल से आया हुआ है और ये आपके मॉड्यूल से आया हुआ है, ठीक है। सो जो मैं आपको कह रहा था 4 मार्क्स, जो मैं आपको कह रहा था 4 मार्क्स आता है, वो कहां से आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपके मॉड्यूल से उठता है। आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जो आपका दिसंबर का पेपर है उसमें उठा लो, मॉड्यूल से आपको दिख जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन पूछा होगा तो। परफेक्ट। सो मुझे थियरी प्रिपेयर करना, मेरे को पता है शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है तो मैं वो कवर करूंगा, ठीक है। और व्हेन आई टॉक अबाउट माय टीचिंग, मैं हमेशा थियरी लेता हूं एंड में ऑफ सेशन के। ओके, सो अब थियरी सेशंस होंगे और थियरी सेशन मात्र 2 या 3 होंगे जिसमें एंड हो जाएगा, जिसमें मेरा मेन फोकस रहता है ये और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डीपीपी का कुछ थियरी पर्सपेक्टिव। दैट्स इट। क्लियर है राजा? ओके, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके थे। जस्ट ऑब्जर्व एंड डू कमेंट संपूर्ण बैच के बच्चों, क्या हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? आप एक बार चेक कर लेने का। ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं और ये आपके मॉड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप मॉड्यूल उठाओ अपनी अभी के अभी, आपको ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा। सो आपका आरटीपी वंस अगेन, इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स छोड़ के बाकी सब्जेक्ट में कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं अगर अकाउंट्स की बात करता हूं तो अकाउंट्स इज प्योरली बेस्ड ऑन योर मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हाँ, एमटीपी आरटीपी पे बेस्ड रहता है, बट जो एक सर्कुलेशन रहता है 80% सिलेबस का, वो आता है मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू से ही। ओके, ठीक है राजा? चलो एक बार डिस्कशन करते हैं। परचेज अकाउंट आपका अंडर कास्ट था, आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं किया,
अच्छा परचेज आपका कम है, परचेज म्हणजे डेबिट होता है, डेबिट कम है, डेबिट को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस। अब क्योंकि परचेज एक नॉमिनल है तो इसके जगह हम रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, बिकॉज ये ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है। सो यू कैन वाउच द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओके, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम ऑफ 5000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने सेल कोई रिकॉर्ड नहीं किया है तो भाई साहब रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखो रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, उसका क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सुनो, रहीम के जगह आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और इन ब्रैकेट रहीम, आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव। आपने कैश रिसीव किया किससे, अशोक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक होना चाहिए। आपने गलती से क्या कर दिया, अनुभव में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट किसको होना चाहिए था, अशोक को, किसको क्रेडिट कर दिया, अनुभव को। तो सुधारने के लिए अनुभव को गलती से क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट कर दो और अशोक को क्रेडिट कर दो। ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपका मॉड्यूल में, जस्ट गो एंड चेक ब्रो, आपको मजा आएगा, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस वी आर ऑन टू द रॉन्ग ट्रैक और वी आर ऑन टू द राइट ट्रैक। स्पेसिफिकली संपूर्ण बच्चों को हैप्पी होना चाहिए, आपका आरटीपी जो अपन ने कवर किया हुआ है वही चीजों में बेस्ड है। और एक चीज बताऊं, हमने मोटा मोटी बैच के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कर लिए हैं, कंसाइनमेंट चैप्टर हो, इन्वेंट्री हो। अगर मेरा बैच कहीं भी स्ट्रेच हुआ होगा ज्यादा, उसका रीजन भी है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच के अंदर ही कवर कर लिए है, बट मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है कि भाई देख ये इस अटेम्प्ट में कवर किया, ये कब कवर किया, ये कवर किया हुआ। क्लियर, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड। अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वाज रॉन्गली पोस्टेड एट 4617। आपने ज्यादा पोस्ट कर दिया सेल्स को, ठीक है, सुधारने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं बात होता क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वाज रॉन्गली पोस्टेड, मतलब सेल्स क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट ज्यादा कर दिया है, सुधारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब सेल्स क्योंकि नॉमिनल है तो नॉमिनल के जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओके, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अरे आपने रिपेयर करवाया तो रिपेयर टू कैश होना चाहिए, आपने कर दिया मशीन टू कैश। सुधारने के लिए मशीन अकाउंट डेबिट रख देंगे और रिपेयर को हमने गलती डेबिट कर दिया, सुधारने के क्रेडिट कर देंगे। तो मशीन टू रिपेयर, रिपेयर नॉमिनल है तो उसके जगह क्या आ जाएगा, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, अच्छा मैंने गलती बोल दिया, इसमें होना क्या चाहिए, होना चाहिए रिपेयर्स टू कैश, हो क्या गया, मशीन टू कैश, कैश या बैंक जो आपको ठीक लगे। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए, क्या डेबिट हुआ क्या, नहीं तो डेबिट कर दो। मशीन को आपने गलती से डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट, तो रिपेयर्स टू मशीन इज द करेक्ट एंट्री। अब क्योंकि ईयर एंड के बाद हुआ है और रिपेयर एक नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा रिपेयर के जगह, तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू मशीन। ओके, नेक्स्ट, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर ₹3000 एंटर्ड एज सेल। अरे भाई साहब आपने परचेज को सेल मान लिया, क्या करेंगे सर, पहली बात आपने परचेज किया, परचेज डेबिट टू पॉल होना चाहिए था, आपने क्या मान लिया उसे, सेल्स, वो भी पॉल को, तो पॉल को आपने क्रेडिट सेल मान लिया, पॉल टू सेल्स आपने मान लिया। अब देखो बेटा, अगर आप जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया तो आपको अमाउंट क्या करने पड़ेंगे, प्लस, तो परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट और पॉल क्रेडिट 6000 6000। सर ये कैसे हो गया, देखो बेटा परचेज 3000 डेबिट था, सेल भी 3000 डेबिट था, तो टोटल मिला के कितना हो गया 6000, 3 + 3 6, क्योंकि ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, ये रिप्लेस हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से। ओके, और एंड में पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट बनाओगे और इनका जो भी नेट इफेक्ट रहेगा आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, पॉल के कैपिटल अकाउंट में।
सॉरी अनिरुद्ध के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अनिरुद्ध ओनर है। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि स्टार्टिंग लाइन पढ़ो, ठीक है। द डिफरेंस वॉज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं हुआ था, आपने डिफरेंस का ट्रांसफर कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट कहां जाता है? कैपिटल में। तो अब जो भी डिफरेंस है उसका नेट इफेक्ट कहां जाएगा? कैपिटल में। होप तो सबको एक क्लैरिटी होगी। सिंपल एंड सोबर। सर अब यहां पे आपको क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब मैंने बच्चों आपको सिखाया है प्लस माइनस मेथड, उसी से पूरा आंसर मैंने फ्रेम करके आपको दे दिया है। क्लियर? एक बार एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। चेक इशूड बट पोस्टिंग का एरर है, चेक डिसऑनर्ड, रॉन्ग डेबिट, चेक डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट डेबिटेड, डेबिट साइड अंडरकास्ट, एरर बाय बैंक, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड, चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड। ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि यार ओवरड्राफ्ट हो या ना हो, वी हैव टू थिंक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के हिसाब से हमने सोचना है। डन है। फिर अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो जो चीज कैश बुक में प्लस थी वो पासबुक में क्या हो जाएगी? माइनस, और जो चीज कैश बुक में माइनस थी वो थी पासबुक में हो जाएगी प्लस। परफेक्ट। अब अगर पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो आपको सिर्फ नेगेटिव साइड लिखना है, दैट्स इट। तो ये सेम चीजें अपन कवर कर चुके हैं इन आर क्लासेस। मैं तो ऑनेस्टली और प्राउडली बोल रहा हूं कि ये हर चीज हमने कवर की हुई है, ठीक है मुन्ना? अब देखो इधर सुनो, ये कब बन रहा है? 31 अक्टूबर। बीआरएस का डेट हमेशा याद रखना, बीआरएस का डेट हमेशा याद रखना। और मैं एक और चीज बोलता हूं आपको जो आपने ध्यान रखनी चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक। थियोरिटिकली एडजस्टेड कैश बुक कब बनाई जाती है? जब ईयर एंड पे बीआरएस बनाया जाता है तो हमको पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना चाहिए, फिर हमने बाकी की चीजें बनानी चाहिए। क्लियर? बट क्या होता है, आईसीआई का पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो तो आईसीआई जब खुद बोलता है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तभी आपने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, अदरवाइज आपने नहीं बनानी है। सो यस, थियोरेटिकली कुछ अलग है, सॉल्विंग का कुछ अलग है। तो सॉल्व करते हैं, अगर आईसीआई बोलेगा एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो ही बनाना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चंस होंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के बाद। ये है बीआरएस, बीआरएस के क्वेश्चंस जाके देख लेना, बीआरएस के पीवाईक्यू भी जाके देख लेना। थियोरेटिकली यस, ईयर एंड पे बनाना चाहिए, बट सॉल्विंग के हिसाब से आईसीआई अगर स्पेसिफिकली बोलता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो ही बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना। जैसे इन द गिवन क्वेश्चन नहीं बोला था तो हमने नहीं बनाया। ओके, अब ये क्या है सर? इन्वेंट्री टेकिंग है एवरीवन। इसमें वो फायर वाला होगा, फायर वाला याद है? मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको कहा था माल बेच दिया तो भी माइनस एट कॉस्ट, और फायर वो भी माल चला गया। ये देखो वही वाला क्वेश्चन। इन्वेंट्री टेकिंग है, यहां पे फॉरवर्ड लग रहा है। संपूर्ण वालों फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हमको आता है पूरा का पूरा? यस, सेम क्वेश्चन डिट्टो अपन कर चुके हैं, नो चेंज। हाँ, ये हो सकता है कि यहां कहीं अमाउंट में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, दैट्स इट। बाकी सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और उसका उदाहरण ये है। मैं तभी तो बोला कि सेम क्वेश्चन कर चुके हम, ठीक है? सी, मैं यहां पे डिस्कशन करने आया हूं, बट ऑलरेडी मैं क्या डिस्कस करूं जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है? जहां मेरे को लगा थियरी में डिस्कस करना, मैं आपसे डिस्कस किया था। ये देखो, ये अपन ने पूरा सॉल्व किया हुआ है, एंड ये इसका आंसर है। और ये पीडीएफ कहीं ना कहीं अपलोड होगा ही, जितना मेरे को पता है। तो एटलीस्ट ये पीडीएफ से आपको क्रोनोलॉजिकली पता है कि इसके बाद ये है, इसका ये सोल्यूशन है। नहीं तो आरटीबी में क्या होता है, पहले क्वेश्चन और बाद में सोल्यूशन। इसमें मैंने अलाइन कर दिया क्वेश्चन के बाद आंसर, क्वेश्चन के बाद आंसर। नेक्स्ट, अ प्लांट एंड, अरे यार ये उठाओ, जाओ मॉड्यूल उठाओ, जाओ मॉड्यूल उठाओ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट उठाओ और उसमें चेक करो, ठीक है?
कि भैया डेप्रिसिएशन में, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट या लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की थी, उसको रीवैल्यू कर दिया अपवर्ड बाय 40,000, तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। अब आपने खरीदी कब थी, इस पे एसएलएम मेथड है, 4 साल तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, मतलब हर साल 1 लाख, 1 लाख इंटू 4 लाख आपने चार्ज कर दिया है। 10 में से 4 लाख चले गए तो 6 लाख, 6 लाख प्लस अपवर्ड रीवैल्यू कर रहे हो 640, अब लाइफ कितनी बची, 6 इयर्स, बट एस्टिमेटेड लाइफ आपकी चेंज हुई है टू 8 इयर्स, तो आप उसको बढ़ा के 80,000 कर दोगे। सेम टाइप, डन इन मॉड्यूल, डन इन सेशंस, ओके। सो ये देख के आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं भाई, हमने जो किया है दैट्स वेल एंड गुड, ओके। अकोमोडेशन बिल आपके पास आते हुए, बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर कुछ पूछा जाएगा तो उसकी हायर प्रोबेबिलिटी है अकोमोडेशन बिल। प्रिया ओड 5 लाख टू प्रतीका ऑन 1 अक्टूबर, अब ओड है, ये सेल परचेस ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ है। ऑन 1 अक्टूबर 2020 प्रिया एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय प्रतीका फॉर द अमाउंट एट 3 months, मतलब 5 लाख का बिल है और 3 महीने के लिए। प्रतीका गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो 5,000 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस है। प्रतीका को मची थी तो ये प्रतीका के लिए खर्चा है, ठीक है। कब डिस्काउंट कराया, 3 अक्टूबर को। बीइंग अनेबल टू पे द अमाउंट ड्यू, प्रिया बोली कि मैं ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो प्रिया ने किसको अप्रोच किया, प्रतीका को, एंड आस्क्ड फॉर रिन्यूअल। अब याद रखना, जब भी रिन्यूअल होगा तो ओल्ड बिल आपका क्या होगा, कैंसल। ओल्ड बिल आपका क्या होगा, कैंसल, और ओल्ड बिल कैंसल होने के बाद ही आप न्यू बिल का रिन्यूअल के तरफ जाओगे। प्रतीका अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 2,50,000 पेड इमीडिएटली, मतलब 5 लाख में से 2.5 लाख तुरंत और बाकी का 2.5 लाख ब्याज समेत, ठीक है। विथ अ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 10% पर एनम फॉर 3 months, तो 2.5 लाख पे ब्याज निकाल लो, 2.5 लाख पे 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, और ये जो ब्याज है, ये जो ब्याज है इंटरेस्ट, ये आपको तुरंत पे करना है, इमीडिएटली पे करना है, और इंटरेस्ट प्रतीक्षा के लिए कमाई है, तो वो उसके लिए इनकम है। अब संपूर्ण बैच के बच्चों, ये सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, सिर्फ इस बार नाम अलग है और अमाउंट अलग है, लैंग्वेज पूरा सेम। चेक द मॉड्यूल, चेक योर मॉड्यूल एंड देन कम बैक। मॉड्यूल में एक रिन्यूअल वाला क्वेश्चन है, जाके चेक करके आओ लैंग्वेज, और फिर यहां पे आके पढ़ो क्या ये सेम लैंग्वेज है क्या। प्रिया बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 60% वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। वही बातें, वड़ा पाव खाते, सब बातें वही है। देखो, प्रिया से इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट प्रतीक्षा के लिए कमाई है, तो क्रेडिट, और तुरंत के तुरंत 2.5 लाख प्लस 6,250, ठीक है मुन्ना। अब जो राजा संपूर्ण बैच के स्टूडेंट है उनको याद होगा कि ये वाली लाइन जब मैं पढ़ा रहा था मैंने इग्नोर कर दिया था पढ़ना, और मैंने नए बिल में अमाउंट ऐड कर दिया था, याद है। वही सेम क्वेश्चन है। देखो, मेरे को मेरी गलती भी याद है कहां किया था मैंने। चलो लेट्स मूव फर्दर। अरे सर कंसाइनमेंट, भाई साहब तुम बोलना नहीं कि ऐसा हमने नहीं किया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने बैच के अंदर भी कवर किया है। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, बट सिर्फ याद रखना क्लियरिंग चार्जेस जो कंसाइनी पे कर रहा है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 200 केसेस लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 50 केसेस वर स्टिल इन ट्रांजिट। यहां पे 200 केसेस एबनॉर्मल लॉस है, 50 ट्रांजिट में है, मतलब क्लियर कितने हुए सर, देखिए 200 तो घूम गए, 50 ट्रांजिट में है, भेजा कितने था 1000, तो 1000 में से 250, तो बचे कितने 750, तो 47,500, 750 यूनिट का क्लियरिंग चार्जेस है। सिर्फ यही एक चीज है इस क्वेश्चन में नई वाली, देख लो यहां पे इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, और आपका अभी तक गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट,
गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और उसके बाद अभी भी जो ट्रांसपोर्टेशन में है। क्लियर है बाबा, यहां पे क्लियर है? ओके, एक बार इसका वैल्यूएशन देखो आप लोग। कंसाइनर एक्सपेंस 1.5 लाख, इट कम्स विद 150 पर केस, द कॉस्ट विल बी कंप्यूटेड एज 1650। ओके, भरत हैज इनकर्ड 47,500 ऑन क्लियरेंस ऑफ 750 केसेस। क्लैरिटी है बेटा यहाँ पे सबको? तो जो इंपॉर्टेंट था, जितने रिसीव हुए उतने पे ही क्लियरेंस चार्जेस पे करना है। डन एंड डस्टेड सर। होप सो सबको याद होगा। द सेम थिंग्स वी हैव कवर्ड इन आवर सेशंस। क्लियर? अच्छा, ये सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर है। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आपको मिलेगा। सौगरा से कैजुअल सेल्स या ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या बोल रहा है? गुड्स आर रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम डिस्पैच, फेलिंग टू विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। अगर 15 दिन के अंदर आपने वापस नहीं किया या आंसर नहीं दिया तो हम मान लेंगे वो सेल है। द बुक्स ऑफ अनुभव आर क्लोज्ड 31 December 2022. प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अनुभव: गुड्स ऑन सेल ऑब्लिक रिटर्न अकाउंट एंड रिटर्न डे बुक। ठीक है, और आपको एक टोटल अकाउंट बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, पहले ये एक तरह का आपका रजिस्टर रहता है। ठीक है, फॉर्मेट इसका रजिस्टर है, नाम बुक का है। आपने किस किस को माल भेजा, ओके, कितने का माल भेजा, ओके। अब दिसंबर 25 को अब देखो, एक एक करके बात करते हैं। ये 10 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर तक इसने जवाब देना चाहिए। अगर इसने 25, क्योंकि 15 दिन के अंदर सेल मान लिया जाएगा, तो 10 में अगर 15 दिन जोड़ोगे तो 25 तक इसने जवाब देना जाना चाहिए। इसने 31 दिसंबर तक जवाब नहीं दिया तो मैं क्या मान लूंगा? ये माल इसको बिक गया। जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं मान लूंगा बेच दिया। दिसंबर 12 को XYZ को भेजा, उसने दिसंबर 16 को बोल दिया भैया मेरे को नहीं चाहिए, रिटर्न कर दिया, मैं ठीक है। STV को कितने का माल भेजा था दिसंबर 15 को? 22,000 का। उसने बोला दिसंबर 20 को कि मैं 12,000 रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। और रिटर्न कब कर दिया उसने? 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को उसने रिटर्न कर दिया 12,000 का। बाकी रिटर्न नहीं किया तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो रुक जाऊं। कब तक रुकूंगा? 25 दिन एंड होने तक, तो 15 दिन एंड होने तक। तो दिसंबर 15 में और 15 दिन जोड़ो तो 30 दिन होते हैं। क्लियर? तो दिसंबर 30 तक वेट करूंगा। अब 31 दिसंबर ईयर एंड आ चुका है, मैं मान लूंगा भाई साहब उसने जवाब नहीं दिया तो ये इज एज गुड एज सेल। क्या इसके रिगार्डिंग और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं, बस 20 दिसंबर को 26,000 के गुड्स भेजा, गुड्स रिटेन्ड ऑन 24 दिसंबर। रिटेन मतलब जिसको भेजा हमने उसने बोला मैं रख रहा हूं, तो उसने रिटेन कर लिया, डन। फिर आपने PQR को वापस भेजा 25 दिसंबर को, कितने का? 21,000 का माल। उसने बोला कि मैं ये माल रख रहा हूं, 28 दिसंबर की बात है। उसने बोला मैं ये माल रख रहा हूं, डन एंड डस्टेड। और उसके बाद STV को हमने वापस माल बेचा। अब ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर। क्या इसके 15 दिन खत्म हुए क्या अभी तक? नहीं सर। क्या उसने हाँ बोला क्या? मतलब उसने रखा क्या अपने पास? नहीं। क्या उसने वापस किया क्या? नहीं। तो ये 23,000 के लिए, क्योंकि पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ना ये सोल्ड है ना ये रिटर्न है, तो ये ऐसा का ऐसा दिखेगा। फिर आप जब अकाउंट बनाओगे, आपने माल भेजा 1,37,000 का टोटल, उसमें से रिटर्न आया 37, 77 एक्सेप्ट हो गया, दैट इज सेल। जो 23,000 STV का है वो अभी भी बैलेंस कैरीड डाउन है, बिकॉज ना अभी तक 15 डेज एक्सपायर हुए हैं, ना अभी तक आपका रिटर्न हुआ है ईयर एंड तक, और ना ही रिटेन का कंफर्मेशन आया है। तो ये आपका बैलेंस हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द टाइप विच इज आस्क्ड, दैट्स इट। क्लियर है? ये आपके मॉड्यूल में आपको मिलेगा। तो मॉड्यूल इज द ब्रह्मास्त्र फॉर योर CA फाउंडेशन, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है राजा? अब A accepted the following bill drawn on B,
ऑन 8th March 2022, 16,000 फॉर 4 months, 16 मार्च को, 8 मार्च को 16,000 का बिल है 4 महीने का, 16 मार्च को 20,000 का बिल है 3 महीने का, 7 अप्रैल को 24,000 का बिल है 5 महीने का, 17 मई को 20,000 का बिल है 3 महीने के लिए. He wants to pay all the bill on a single day. Single day, find out the date, interest charge at the 18% per annum, and he wants to save 628 by way of interest. Calculate the date on which he has to affect the payment to save the interest. पहले आप क्या करोगे? एवरेज ड्यू डेट निकालोगे. अब एवरेज ड्यू डेट निकालने के बाद आपको एवरेज ड्यू डेट से, अगर आप देखो एवरेज ड्यू डेट पे पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट का लॉस कोई भी पार्टी को नहीं होगा. मतलब ना कोई पार्टी गेन करेगी, ना पार्टी कोई नुकसान करेंगे अपना, ना किसी पार्टी को इंटरेस्ट मिलेगा, ना कोई पार्टी इंटरेस्ट देगी. बट अगर आपने एडीडी के पहले पे कर दिया तो जो पार्टी एडीडी के पहले पे करती है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का. तो अब यहां पे ध्यान दो, एडीडी कैलकुलेट हो गई, आपकी एडीटी आ गई 3 अगस्त. अब उसको कितना सेव करना है? 628. कोई नहीं, 628 वो सेव कर लेगा. कैसे सेव करेगा? सीधा ध्यान दो, एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट. 80,000 पे ये जो अमाउंट है, इतना टोटल पेमेंट है. इस पे टोटल इंटरेस्ट कितना होता है? 14,400 साल भर का. इसे कितना सेव करना है? 628. Assume that the days corresponding to interest are 628 days. कुछ नहीं, अगर 14,400 y equals to 628, y मतलब कितने डेज, तो अराउंड 16 डेज का अर्ली पेमेंट होगा. तो आपका आंसर मैच कर जाएगा. क्लियर? वो आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करके बता रहा है कि भाई साहब अगर 80,000 रुपए पूरा साल भर लेट दिया तो कितना ब्याज? 14% के हिसाब से, 14 है कि 10 है? 18% है. 18 है, हाँ. %18 पर एनम है. अगर ये पूरा एक साल डिले करके पेमेंट किया तो 14,400 रुपए का ब्याज लगेगा. अगर एक साल डिले किया, और एक साल जल्दी किया, डिले किया एक साल तो भी 14,400, और अगर अर्ली पेमेंट किया तो भी 14,400 का डिस्काउंट. आंसर तो वही रहेगा. डिले किया तो 14,400 भर के देगा, और अर्ली पेमेंट किया तो 14,400 माइनस करके देगा. एक साल अर्ली, एक साल डिले. वो क्या बोल रहा? मेरे को टोटल सेव करना है 628 रुपए. मेरे को कितना सेव करना है? 628 रुपए. अच्छा, 14,400, 365 दिन का ब्याज है. क्योंकि अब मेरे को डेज का कैलकुलेशन होना, मेरा आंसर आना चाहिए 628. तो यहां पे कितने दिन होंगे बताओ कि उसका आंसर 628 आ जाए. तो 14,400 डिवाइड बाय 365, 39. अब ये 39 हो गया, इसको यहां लेके चल जाओ. द आंसर इज 15.92 अपर राउंडिंग ऑफ 16 डेज. अगर 16 दिन का पेमेंट जल्दी कर देगा तो 628 का इंटरेस्ट आएगा. ये एक नई चीज थी जो अपन ने कवर नहीं की थी, और ये पहली बार आई फील आपके आरटीपी में आई है. एक नया टाइप का कि मेरे को अर्ली पेमेंट करना है, जो ब्याज बचाना है वो 628 है, तो कितने दिन अर्ली पेमेंट करूं. ओके, दैट्स इट. आपको लॉजिकली सोचना है. साल भर का ब्याज 14,400 है. 14,400 अब मेरे को निकालना है कितने दिन. दिन मतलब 365 होते हैं साल में, तो 14,400 365 दिन का ब्याज है. तो 628 कितने दिनों का ब्याज है? 16 दिन का ब्याज है. अगर 16 दिन आप अर्ली पेमेंट कर दोगे तो आप 628 का ब्याज बचा लोगे. डन एंड डस्टेड. ओके, अब ये अकाउंट करंट है. क्लियर? देख लो बाबा, सेम चीज जो अपन सीखते हैं, नथिंग न्यू इन अकाउंट करंट. और छोटे छोटे नंबर से कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा. ओके, अभी आपका है ट्रायल बैलेंस, और ये आपके एडजस्टमेंट्स. डेटर में 15,000 ड्यू फ्रॉम रवि,
एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर्स 5000 ड्यू फ्रॉम हिम। मेरे बात बताओ, जब अपन सॉल्व कर रहे थे तो अपन ने ऐसा एक टाइप का एडजस्टमेंट सीखा था कि 15,000 लेने हैं, तब था 20,000 रुपए लेने हैं, 10,000 रुपए देने हैं, है ना? ये ऐसे ही था। तो नेट अपन ने क्रेडिटर्स में से 10 माइनस कर दिया था, डेटर्स में से भी 10 माइनस कर दिया था, वो आपस में कट गए थे, है ना? अब इन द गिवन सिनारियो 15,000 लेने हैं, 5,000 देने हैं, तो मैं बोलूंगा कौन है भैया अपना रवि, मैं रवि को बोलूंगा देख बेटा तेरे से 15 लेने हैं, तेरे को 5 देने हैं, तो नेट एक काम करते हैं 5,000 तू बोल भूल जा और मैं भी भूल जाऊंगा 5,000, फिर टूस हो जाएंगे आपस में। तो इस सेम टाइप का एडजस्टमेंट हम कवर कर चुके हैं। क्लियर? प्रोविजन इसका अपने को फॉर्मूला आता है, डेप्रिसिएशन 10% शैल बी रिटर्न ऑफ, ओके? और कुछ भी गिवन नहीं है, अगर डेट वेट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आईसीआई पूरा होल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगाता है, ठीक है भाई? पर्सनल परचेज ऑफ प्रकाश अमाउंटिंग टू 3,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। पर्सनल परचेज मतलब ड्रॉइंग्स 3,000 की आपने कहां पे डाल दी है? परचेज के अंदर। तो परचेज में से 3,000 माइनस करना और ड्रॉइंग्स में 3,000 प्लस करना, और ड्रॉइंग्स कहां से माइनस होता है? कैपिटल में से। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, डन। और उसका इंटरेस्ट का रेट भी गिवन होगा 14%, ठीक है बेटा? ये 14% का रेट है। आगे, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग, क्वार्टर मतलब साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, और एक क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब वो प्रीपेड है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस, एवरीवन फ्रॉम संपूर्ण, आई नीड द आंसर। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करते हैं? एक्सपेंस में से माइनस, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ओके? क्रेडिट परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू 2,000 हैज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। आपने एक परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, और क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उधार में परचेज किया होगा, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो क्रेडिटर्स 2,000 से बढ़ाना और परचेज को भी 2,000 से बढ़ाना, ठीक है? स्टॉक है 3,93,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, डन है पूरे एडजस्टमेंट्स आपके। इसमें ये वाला था जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके इन आवर सेशंस। 393 ये देखो यहां पे ऐड किया, और ये ड्राइंग्स परचेज में से माइनस कर दिया। क्लियर? 1/4 प्रीपेड है, एक्सपेंस में से माइनस, बैलेंस शीट के एसेट साइड, और क्रेडिटर्स में 71 है। ये 71 कहां से आया? देखो क्रेडिटर्स का वर्किंग का है 74,000, 5,000 हटा दिया जो रवि का आपस में सेट ऑफ था, और 2,000 का जो आपने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया था वो ऐड, ठीक है राजा? लाइट चली गई है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट मूव अप कर रहा हूं। क्लियर? पीक्यूआर, अरे ये आपका क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री है। चेक करो क्या मैंने सेम टाइप करवाया क्या? पीक्यूआर इन पार्टनरशिप हम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 1:2 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट द कैपिटल्स वर, पी का था 1.5 लाख, क्यू का था 180 और 2,20,000 था आर का। ये कब था? आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट एडेड है, ठीक है सर? ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 20,000 ईच, प्रॉफिट 60,000 था। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि आईओसी देना है एट द रेट 10%। आईओडी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे इग्नोर कर दो, ठीक है? अब मेरे को बात बताओ कि मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मानूंगा कि करंट? सर कुछ, सॉरी, फिक्स की फ्लक्चुएटिंग? सर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में आईओसी ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट होती है। आपने क्या किया? व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वाज नॉट अलाउड, ठीक है? आपने आईओसी दिया नहीं और आपने प्रॉफिट्स को बांट दिया विदाउट गिविंग आईओसी, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओके?
ड्रॉइंग्स वैसे होता है माइनस, बट हम उल्टा चल रहे हैं तो क्लोजिंग से ओपनिंग प्लस कर देंगे, और प्रॉफिट वैसे तो होता है ऐड, बट हम क्या कर देंगे लेस। तो आपका ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग पे आईओसी लगाना और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। वी हैव डन दिस। ये आपके सामने सारे कैलकुलेशंस, देयर इज नथिंग टू हाइड। एड ड्रॉइंग्स, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग आ गया एंड डन। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, द प्रॉफिट्स एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर आर 2019 का 15,000, 2020 का लॉस है, 2021 का प्रॉफिट है एंड 2022 का प्रॉफिट है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 3 लाख। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्टेड, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%। ये मेरा क्या हो गया, एनआरआर। और फ्यूचर में प्रोप्राइटर बोल रहा है कि 9,000 रुपए का हिसाब किताब है, तो एफएमपी निकालते वक्त वो 9,000 को मैं एडजस्टमेंट दूंगा। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हल्दीराम याद है, तूने 15 एम्प्लॉय रखा, लेकिन भाई तूने 15 एम्प्लॉय कम रखा हुआ है, तू लोगों से बहुत काम करवा रहा, मैं 20 एम्प्लॉय रखूंगा तो 5 एम्प्लॉय का फ्यूचर में खर्चा बढ़ने वाला है, तो माइनस। तो आपका ऑटोमेटिकली एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास गिवन है, बाकी कैलकुलेशन इज डन। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, एनआरआर 10%, 30,000, एवरेज माइनस नॉर्मल इज योर सुपर प्रॉफिट और गुडविल। आ गया आंसर। देखो, वी हैव डन एवरीथिंग यार, आप चीजें चेक करो, वी हैव डन एवरीथिंग। यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशंस। यह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, श्याम सुंदर गिरिधर। ओके, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, दिनेश रमेश नरेश। ये देखो, दिनेश रमेश नरेश, यहां कुछ एरर है। क्लियर, दे हैव अग्रीड टू टेक हरी एज अ पार्टनर with effect from 1st April 2020 on the following terms. He shall bring 20,000 as his capital. ठीक है, the value of stock, वैल्यू ऑफ स्टॉक बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन, फर्नीचर एंड फिक्चर्स को घटाना है, रिवैल्यूएशन डाल दो, प्रोविजन आप चेक करोगे, हिसाब किताब करोगे, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 14,000, डन। वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 45,000, गेनिंग पार्टनर डेबिट to sacrificing partner. The new profit sharing ratio among the partners equally, तो आप ये यूज करके sacrificing ratio, gaining ratio, sacrificing share, gaining share निकालोगे। Outstanding liability includes 1750 due to Aman which had been paid by Sham. श्याम ने एक liability पे कर दिया, तो आपकी liability खत्म हो गई। तो आप देखो, ये सेम टाइप का एडजस्टमेंट अपन ने किया हुआ है। सर थक नहीं रहे क्या बोलते हुए, आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई हैव कवर्ड डिफरेंट थिंग्स। अमन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करेंगे, डेबिट। अब ये पेमेंट फर्म ने किया, क्या क्या कैश में हुई, क्या नहीं, ये पेमेंट किसने किया है, श्याम ने। तो श्याम ने पेमेंट किया है, तो श्याम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट्स and balance sheet. Yeah, we have done this, bro. General reserve, old partners, old ratio. और क्या है, done. देख लो, शाम का क्रेडिट हो जाएगा 375, कहा गया वो लाइबिलिटी जब पे कर रहा है वो, इसके अंदर 1750 की लाइबिलिटी है। आप आंसर चेक करोगे आपको मिल जाएगा, इसके अंदर 1750 की लाइबिलिटी है, और वो गुडविल का इफेक्ट मर्ज होके कुछ आ रहा है आंसर्स में। ये हाँ सॉरी, क्रेडिट होना चाहिए ना, माय बैड, यहां पे लाइबिलिटी डेबिट है और अमन क्रेडिट है। अमन नहीं, श्याम, श्याम क्रेडिट है, तो श्याम के क्रेडिट साइड 1750। पता नहीं अमन क्यों आ रहा है ब्लू, पता नहीं। अच्छा, अमन लाइबिलिटी थी ना, ये 1750 अमन को हमने पे कर दिया, लेकिन पे करने कौन वाला था, श्याम। तो अब देखो, पे किया तो लाइबिलिटी तो डेबिट होनी है, तो लाइबिलिटी डेबिट, अगर कैश में पे करोगे तो कैश क्रेडिट,
अगर कैश में पे नहीं करोगे तो किसने किया, श्याम ने किया, तो श्याम को क्रेडिट कर दो। अ डॉक्टर अंकुर आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस स्टार्टेड हिज प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल। उसने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भाई साहब ऑन 1 अप्रैल 2020 विथ 1,50,000 ऑफ हिज ओन एंड 2,25,000 एज इज बोरोड कैपिटल। तो उसने लोन लिया और कैपिटल, तो 1.5 लाख का लोन है, 2,25,000 सॉरी 1.5 लाख का कैपिटल है और 2,25,000 का लोन है, और उस लोन पे इंटरेस्ट है 12% का ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज लाइफ पॉलिसी। ठीक है, मतलब उसकी कुछ पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, वो उसने मॉर्गेज रखा है इस लोन के बदले। हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड वर केप्ट ऑन कैश बेसिस, मतलब कौन सा बेसिस फॉलो करता है, कैश। पैसा आया तो डेबिट और पैसा गया तो क्रेडिट। एंड द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड कैश ट्रांजैक्शन। तो ये उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये एनपीओ के अंदर आता है, और ये आपका पीवाईक्यू है जो कि फॉर श्योर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कवर होगा। आप एनपीओ चैप्टर में जाओगे तो एनपीओ चैप्टर जिस दिन मैंने एंड किया था, ये डॉक्टर वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं पीवाईक्यू में लूंगा, और यस वो डॉक्टर वाला क्वेश्चन आपका एमटीपी या आरटीपी के अंदर है। ठीक है, ओन कैपिटल और लोन। प्रिस्क्रिप्शन फीस, डॉक्टर है तो प्रिस्क्रिप्शन फीस मिलेगी, विजिटिंग चार्जेस, फीस फ्रॉम कल्चर, पेंशन रिसीट, ये सब उसके लिए एक तरह का रिसीट है। और यहां पे डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट, यहां पे डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहां पे जो मोटर कार एक्सपेंस है ना, उसको ध्यान देना। ठीक है, आगे मैं सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस may be treated as applied for private use। तो इसमें से 1/3 जो है वो कैपिटल का वो ड्राइंग्स माना जाएगा, और ड्राइंग्स मानते हुए उसे कहां से माइनस कर दोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे। तो 30,000 रुपए आप कहां से माइनस करोगे, कैपिटल में से। ओके, एंड 22,500 ऑफ द सैलरी, इसमें वो मेड वेट की सैलरी होंगी, इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। यहां पे जो सैलरी पे की है ये सैलरी है, इसमें से 22,500 डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए, तो 22,500 अगेन ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से माइनस। अच्छा, यहां उसने अपनी बेटी ब्याने के लिए पेमेंट किया था बिजनेस में से, क्या बिजनेस का खर्चा है क्या, ये नहीं, ये भी ड्रॉइंग्स है, कैपिटल में से माइनस। अच्छा, आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2020 वैल्यूड एट 71,250। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। अच्छा, उसने धंधा स्टार्ट किया तो ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं, ओपनिंग स्टॉक इज 0। ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेस किया है तो चेक करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आ जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड भी जाएगा। ठीक है सर, मेडिसिन परचेस्ड 183,750, 183,750 का परचेज है और 71,250 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 500 टू 11 1,12,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, और एक क्लोजिंग स्टॉक है बैलेंस शीट के एसेट साइड भी चला जाएगा। दैट्स इट। और इग्नोर डेप्रीसिएशन, खुद बोल रहा है डेप्रीसिएशन मत लगाना फिक्स एसेट्स पे। देख लो बेटा एक बार, सैलरी में से हटा दिया, मोटर कार एक्सपेंसेस यहां पे 2/3 मतलब 1/3 क्या बन गई, ड्रॉइंग्स। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपका खर्चा 1,12,500, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर श्योर पे करना था उसको, वो फॉर्म के लिए खर्चा है, मतलब बिजनेस के लिए, एक चैरिटेबल संस्था के लिए खर्चा है। ड्रॉइंग्स, मोटर कार का खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड बेटा अब घर के खर्चे यहां पे थोड़ी आएंगे, ये दिख रहे हैं, तुम बीवी के खर्चे, बीवी का डायमंड नेकलेस सब यहीं पे डालोगे क्या, धंधे का खर्चा थोड़ी है, वो पर्सनल खर्चे, तो सब ड्रॉइंग्स में जाएंगे।
उसके बाद मैरिज, सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, हाउस होल्ड का फर्नीचर तुमने खरीदे हो, तुमने पेमेंट किया है हाउस होल्ड का फर्नीचर खरीदने के लिए, आ जाओ देखो कहा गया ये हाउस होल्ड फर्नीचर। अबे घर के लिए तुम सब खरीद रहे हो, उसको फर्म का खर्चा थोड़ी मानोगे यार, धंधे का खर्चा थोड़ी है ये सब, तो सब आपके कैपिटल में से माइनस। अब कैपिटल रहता है क्रेडिट, क्रेडिट में से ये सब माइनस होंगे, मतलब डेबिट, डेबिट मतलब क्या होता है माइनस, डंडा डंडा। ओके, पेंशन ऑब्वियसली उसकी पर्सनल है तो कैपिटल में जुड़ेगी, क्लियर। पेंशन क्योंकि उसने गवर्नमेंट सर्विस किया है तो वो पेंशन उसको बिलोंग करती है, अगर वो पेंशन बिजनेस में आती है तो कैपिटल इंट्रोडक्शन रहता है, क्लियर। और नेट इनकम ये कहां से आई है आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बाकी आपकी बैलेंस शीट। ओके, ये शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है भाई, इजी इजी क्वेश्चन है, वी हैव डन दिस। शेयर कैपिटल एक ऐसी चीज है जो मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहूंगा। मॉड्यूल जाओ, मॉड्यूल जाओ, एक क्वेश्चन है 3,55,000 जिसमें से 5,000 को रिजेक्ट किया, ठीक है, 30,000 को 30,000 दिया, ऐसा कुछ है, और 30,000 को 20,000 दिया है, हाँ मेरे को ध्यान आ गया, 20,000 को 20,000 दिया है, क्लियर। ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन है, मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन है, वही सेम टाइप आपका इस इनटू सीए फाउंडेशन आरटीपी। अवतार ये भी वी हैव कवर्ड, क्लियर, ये भी वी हैव कवर्ड डिबेंचर वाले चैप्टर्स में, आप चेक कर लेना। वेंडर को दिया, फिर मॉर्गेज के लिए दिया, अरे ये सब मैं कवर कर चुका यार। आरटीपी लगता है मैंने ही बनाई है, कभी कभी लगता है आरटीपी हमने ही बनाई है, क्लियर। आप जाके चेक कर सकते हो एक एक क्वेश्चन, यू विल फाइंड इट। भाई देखो आरटीपी का मेरा सिर्फ यूट्यूब पे लाइव आने का यही कंसर्न है, रिकॉर्ड डालने का यही कंसर्न है, टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट कि यस आरटीपी में से हमने जितना किया है डिस्कशन क्लास में और जितने हमने पीवाईक्यूज क्लास में सॉल्व किए हैं, मैंने आपको पता भी नहीं चला होगा, पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दिया आपको क्लास के अंदर, बट वो फ्लो में आपको लगता है कि सर हमारे पीवाईक्यू हुए या नहीं हुए, मैं करवा चुका हूं बहुत सारे पीवाईक्यू और मैं आपको लेक्चर वाइज बता सकता हूं कब कब मैंने कौन सा पीवाईक्यू करवाया है, और जो पेंडिंग है वो फॉर श्योर अपलोड हो गए। लाइक ये डॉक्टर वाला अभी मैंने आरटीपी का डिस्कशन था इसलिए फास्ट किया, ये अलग से एनपीओ के पीवाईक्यू में आएगा। अगर आपको जाके चेक करना है, जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स है प्लीज जाके चेक करना एनपीओ का लास्ट लेक्चर, उसमें ये डॉक्टर वाला दिख रहा था, मैंने बोला ये क्वेश्चन अपन पीवाईक्यू में करेंगे। क्लियर है मुन्ना? सो यस दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी हाउ आई टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। एमटीबी का डिस्कशन मैं करूंगा और एमटीबी करने के बाद आपको और कॉन्फिडेंस फील होगा, यार हमको अकाउंट्स आ रहा है, अब की बार सीए फाउंडेशन पार, ठीक है। सी हाउ आई टेक केयर।